हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल 360 जॉब टारगेट पे। जैसे कि आपको पता है कि साइंस की कंसेप्चुअल वीडियोस जो है वो हमने शुरू कर रखी हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। और आपको पता है हरियाणा ग्रुप डी में साइंस 15 नंबर की आ रही है। रेलवे का फॉर्म, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म निकला हुआ है जहां साइंस 25 नंबर में आती है। तो इस वजह से भाई दोनों के लिए कॉमन अपन साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। होप सो बहुत बढ़िया तरीके से हम साइंस के कंसेप्ट को कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हम बात करते हैं, कल हमने न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। देखिए, प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन जो वर्ड है ना, इसका प्रयोग, इसका यूज सबसे पहले बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने किया था। हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन की खोज जो है ये बर्जीलियस के द्वारा की गई थी कि प्रोटीन नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, तो अब प्रोटीन जो है ये काम क्या करता है? जैसे कि कल मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें एनर्जी देता है। उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पर प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन क्या काम करता है ह्यूमन बॉडी में? आप बोल सकते हैं कि शरीर के निर्माण का काम। ठीक है, मेकिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि शरीर के निर्माण का जो काम होता है। फिर उसके बाद में हम बोल सकते हैं शरीर में टूट फूट की मरम्मत का काम। ठीक है, टूट फूट की मरम्मत का काम जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। समझ में आ गई इतनी बात? यानी कि शरीर में निर्माण का काम, शरीर में टूट फूट की मरम्मत का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं? प्रोटीन करते हैं। अब यहां पर देखिएगा, प्रोटीन हमने बोल दिया कि शरीर के निर्माण का काम करता है। तो शरीर में लगभग, शरीर के लगभग 15% भाग का निर्माण जन्म के बाद भी, जन्म के बाद भी प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? यानी हम यहां से ये समझ पा रहे हैं कि शरीर के निर्माण का काम, जो आप देखते होगे जिम में जो जाते हैं लोग वो प्रोटीन लेते हैं। तो वो क्यों लेते हैं? ताकि वो अपनी बॉडी को बहुत बढ़िया तरीके से, बॉडी मसल्स का निर्माण कर सके। ठीक है, अब प्रोटीन जो है ये किससे बनता है? तो प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। ये ध्यान में रखना कि प्रोटीन का जो निर्माण है, प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अमीनो अम्ल के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? अमीनो अम्लों के द्वारा। अब यहां पर मैंने आपको बोला कि प्रोटीन जो है ये किससे मिलकर बनते हैं? अमीनो एसिड से। तो आपसे पूछा जाए कितने अमीनो अम्लों से, तो आप बताओगे 20। समझ में आ गई बात इतनी? कि आपसे ये पूछा जाए कि प्रोटीन का निर्माण कितने अमीनो अम्लों के द्वारा किया जाता है, तो आप क्या बताओगे बच्चों? कि 20 अमीनो अम्लों के द्वारा किया जाता है। इसमें हम 10-10 में इसको डिवाइड कर देते हैं। 10 को बोलते हैं एसेंशियल, जिसको आप बोलोगे जरूरी। ठीक है, या आवश्यक बोल सकते हो। इसको बोलोगे नॉन एसेंशियल, जो जरूरी नहीं होते, या अनावश्यक बोल सकते हो इसको आप। अब इसको एसेंशियल क्यों कहा है और इसको नॉन एसेंशियल क्यों कहा है? इसका मतलब ये है कि ये जो 20 अमीनो एसिड है इसमें से 10 जो नॉन एसेंशियल हमें लगते हैं वो ऑलरेडी हमारी ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। ऑलरेडी ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं। ठीक है, ऑलरेडी
ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं ये अमीनो एसिड, ये हमें बाहर से नहीं लेने पड़ते, इस वजह से इनमें कभी कमी भी नहीं आती। कहने का मतलब ये हो गया। अब ये एसेंशियल जरूरी है क्योंकि ये हमें खाने पीने की चीजों से लेने पड़ते हैं और इनकी जरूरत को हमें पूरा करना पड़ता है अगर हमने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को ह्यूमन बॉडी में पूरा करना है तो। इसीलिए इसको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कहा गया। वैसे आपसे पेपर में पूछा यही जाता है कि कितने अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल के लिए, तो आप क्या बताओगे? 20 अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब प्रोटीन में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, प्रोटीन में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व यानी कि एलिमेंट। तो प्रोटीन में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो एलिमेंट होता है, तत्व होता है, वो कौन सा होता है? भाई? नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन जो हमें मिलती है ना, नाइट्रोजन हमें किससे मिलती है? प्रोटीन से ही मिलती है। जैसे कि आप सब जानते हो कि एटमॉस्फेयर में यानी कि वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है किसके अंदर? वायुमंडल में। तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। इस नाइट्रोजन का आपसे पूछा जाए, ये जो एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन है, इसका कितने % हिस्सा जो है वो ह्यूमन बॉडी के द्वारा अब्सॉर्ब किया जाता है? तो आप क्या बताओगे कि इस नाइट्रोजन का जी 0% हिस्सा ही ह्यूमन बॉडी अब्सॉर्ब करती है। क्यों? क्योंकि देखो, एक सांस की दर बनती कैसे है? अगर हम ये बोले कि भाई एक सांस की दर जो है वो कैसे बनती है, एक श्वसन की दर या वन रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन क्या होता है? इनहेल और एक्सहेल। एक बार सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेने को क्या बोलते हैं? इनहेल बोलते हैं। सांस को बाहर निकालना, सांस को बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सहेल बोलते हैं। तो इनहेल जब हम करते हैं, सांस को जब हम अंदर लेते हैं, तो सांस को जब हम अंदर लेंगे तो इससे क्या होगा? 78% नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो हमारी बॉडी में जाएगी, ओवरऑल ही हम लेते हैं, और वही 78% नाइट्रोजन जो है वो बाहर भी आ जाएगी, यानी कि 0% नाइट्रोजन को क्या किया जाता है? अब्सॉर्ब किया जाता है ह्यूमन बॉडी के द्वारा। तो इसी वजह से आपसे पूछा जाए कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कितने % हिस्सा जो है वो ह्यूमन बॉडी के द्वारा अब्सॉर्ब किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? 78%। समझ गए? सॉरी, 0%। कितना अब्सॉर्ब किया जाता है? 0%। एक्सहेल 70% होता है, एक्सहेल भी 78% होता है। अब चलो, इसके बाद में अब मैंने बोला कि हमें जो नाइट्रोजन मिल रही है ना, हमें जो नाइट्रोजन वो मिल रही है, वो नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिल रही है? हमें मिल रही है कहाँ से भाई? कहाँ से हमें नाइट्रोजन मिल रही है? प्रोटीन से। तो आपने 7th क्लास की एनसीईआरटी में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल का। कौन सा? नाइट्रोजन साइकिल का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या पढ़ा होगा? नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्कर में आपने पढ़ा होगा कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है, जिसको फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन कहा जाता है। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है, यानी कि स्थिर किया जाता है, जिसको स्थिरीकरण बोलते हैं। किसका? नाइट्रोजन का। और इसको फिक्स करने में जो बैक्टीरिया मदद करता है वो कौन सा होता है? राइजोबियम। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
पेपर में पूछा जाता है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सा बैक्टीरिया भाग लेता है, तो आप क्या बताओगे? राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो भाग लेता है। कौन सा? राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो है वो भाग लेता है। ठीक है, क्या करता है? अब फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन होता क्या है? नाइट्रोजन के यौगिकों में कंपाउंड्स में, कहने का मतलब है कंपाउंड्स में बदलना। when atmospheric nitrogen is changed into nitrogen compound then it is called फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। कहने का मतलब नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना ही क्या होता है? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन होता है। समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है, अब यहां पर देखिएगा फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन की होता कैसे है? जैसे कि नाइट्रोजन है, ये NH3 यानी कि अमोनिया में चेंज हो गई, मतलब यूरिया में चेंज हो गई। आप बोल सकते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड NO2 में चेंज हो गई। तो जितने भी नाइट्रोजन के कंपाउंड है उसमें चेंज होती है। अब कहने का मतलब ये है कि जो दलहनी पौधे हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि दालें, दलहनी पौधों की जड़ों में बोला जाता है कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, दलहनी पौधों की जड़ों में बोला जाता है कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है। अब दालों में ही क्या होता है बच्चों? प्रोटीन होता है। दालों में क्या होता है? प्रोटीन। कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में होता है। किस में होता है? सोयाबीन। उसके बाद में मूंगफली के बाद में क्या भाई? दालें। तो इनमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और इसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा होती है। और ये वो पौधे हैं जो क्या देते हैं हमें? नाइट्रोजन भी, मतलब कि नाइट्रोजन इनकी जड़ों में पाई जाती है। अब मान लीजिए कि इनकी जड़ों में नाइट्रोजन होती है, जड़ों में नाइट्रोजन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नाइट्रोजन कहाँ जाएगी? प्लांट में जाएगी। प्लांट से किस में जाएगी? इसके फ्रूट में जाएगी, फूल में जाएगी, फ्रूट में जाएगी। और वो चीज जब हम खा रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है? नाइट्रोजन मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि हमें डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं मिल रही, हमें किसी ना किसी इनडायरेक्ट रूप में किसी प्लांट से नाइट्रोजन मिल रही है, जो इसके कंपाउंड में चेंज होके आ रही है। समझ में आई इतनी बातें? तो इसी को क्या बोलते हैं? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, हमें प्रोटीन जो मिलती है वो नाइट्रोजन वाले जो पौधे होते हैं उनसे भी मिलती है। क्लियर इतनी बातें? तो नाइट्रोजन वाले पौधे जिनकी जड़ों में नाइट्रोजन पाई जाती है। अब उसके बाद में देखिएगा कि अगर मैं बात करूं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पेपर में पूछी जाती है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। ठीक है, डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अब यहां पर देखिए प्रोटीन की कमी से, एक मैं हिंदी में लिखूंगी लेकिन है वर्ड इंग्लिश के, इंग्लिश में भी इसको क्या बोला जाता है? क्वाशियोरकर ही कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है मरासमस। अब क्वाशियोरकर और मरासमस, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। और ये मेनली किस में होते हैं भाई? बच्चों में। और पेपर में क्वेश्चन भी यही आता है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? या तो आपको ऑप्शन में क्वाशियोरकर मिल जाएगा या दोनों मिल जाएंगे, मरासमस मिल जाएगा। ये क्वाशियोरकर में क्या होता है कि बच्चे का मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, और मरासमस में क्या होता है? बच्चा दूबला पतला लेकिन उसका पेट जो है वो फूल जाता है। तो ये मतलब कि दोनों के दोनों डिजीज हैं, बच्चों में पाए जाते हैं। और किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। समझ में आ गई इतनी बातें? तो ये था प्रोटीन का कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया सारा का सारा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे। तो जिस भी बच्चे को लाइव क्लास देखनी है एमसीक्यूज की, तो 2:30 बजे कल से शुरू हो रही है लाइव क्लास। बढ़िया तरीके से लाइव क्लास लगाना है एमसीक्यूज की। तो
मिलते हैं कल एमसीक्यूज की क्लास में, और चैनल को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।